नमस्कार। मैं आप सबों का सावरिया स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे झारखंड का नामकरण हुआ और बदलता चला गया और लास्ट में आकर के झारखंड इसका नाम पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी झारखंड का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में है, इसमें देखिए, झाड़ का खंड, आदिवासी प्रदेश, वन प्रदेश और वन का राजा। तो झारखंड का अर्थ होता है वन प्रदेश। क्या होता है? वन प्रदेश। अब वन प्रदेश होता है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। चूँकि झारखंड का पूरे क्षेत्रफल का 29.55% वन है। यहाँ कितने हैं? 29.55% यहाँ के पूरे क्षेत्रफल का वन है, जो कि देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देश का राष्ट्रीय औसत 21% है मात्र। कितना है? 21%। देश का राष्ट्रीय औसत 21% है, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये 33% होना चाहिए। देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो पुनः हम लोग समझते हैं। हमारे झारखंड का कुल क्षेत्रफल का 29%, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का याद रखिए 29.55% वन है। ये वन है। और राष्ट्रीय नीति के अनुसार, यानी देश के राष्ट्रीय औसत जो है, राष्ट्रीय औसत है देश का, वो 21% है। यानी राष्ट्रीय औसत से ये अधिक है, लेकिन वन नीति के से ये कम है। वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार सभी राज्य का पूरा क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार झारखंड में कम वन है, लेकिन राष्ट्रीय औसत के अनुसार झारखंड में अधिक वन है। इसलिए झारखंड को वन प्रदेश कहा जाता है। इससे और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि झारखंड का सबसे अधिक वन वाला जिले कौन है। तो झारखंड के सबसे पहले आप याद रखिए कि धनबाद जो है, धनबाद, इसमें सबसे कम वन पाया जाता है। या तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें, या तो परसेंटेज के दृष्टि से देखें। दोनों ही दृष्टि से धनबाद में सबसे कम वन पाया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो 204 किलोमीटर पर किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर वन है। मात्र 204 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मात्र 10% पे यहाँ पे वन है। लेकिन सबसे अधिक वन जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो लातेहार है। क्षेत्रफल के दृष्टि से नहीं, परसेंटेज के दृष्टि से अगर देखें, प्रतिशत के दृष्टि से, तो लातेहार है, लातेहार। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, एरिया के दृष्टि से, तो ये पश्चिम सिंहभूम है। अब लातेहार में कितने वन हैं, कितने परसेंट वन है? तो लातेहार में 56% लगभग वन है। लातेहार का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 56% पर वन है। और पश्चिमी सिंहभूम का जो एरिया है वो 3366 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। 3366 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है।
इसे याद रखने के लिए हम लोग रख सकते हैं कि न्यूनतम तो याद रह जाएगा, जो मिनिमम है न्यूनतम है वो याद रह जाएगा, धनबाद। अगर अधिकतम सर्वाधिक वन का याद रखेंगे तो लातेहार, यानी लात मारते मारते हार गया, तो उन्होंने क्या किया, लात मारते मारते लातेहार अगर हम लिखें तो देखिए लातेहार हार कर छोड़ दिया तो पूरे वन रह गया, सभी जगह वन की कटाई हो रहा था तो यहाँ पर हार कर छोड़ दिया, इसलिए यहाँ का वन क्या हुआ, अधिक रह गया। ये परसेंटेज के अनुसार से क्या हुआ, इसका परसेंटेज के अनुसार से इन्होंने नहीं काट पाया और हार के छोड़ दिया। और पश्चिम सिंहभूम को याद रख सकते हैं कि सिंह का भूमि था, वहाँ पे बहुत सा बाघ रहता था। सिंहभूम यानी बहुत बड़ा एरिया में, एरिया के अनुसार है ये, तो बहुत बड़ा एरिया में यहाँ पे बाघ रहता था, सिंह रहता था, जिसके कारण यहाँ की वन की कटाई नहीं हो पाई। तो क्या हुआ, लातेहार और सिंहभूम सबसे अधिक सर्वाधिक जो क्षेत्रफल के दृष्टि से, परसेंटेज के दृष्टि से वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो झारखंड के कौन कौन से हो गए, लातेहार परसेंटेज की दृष्टि से, और सिंहभूम ये हो गया एरिया की दृष्टि से वन क्षेत्र। हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे पहले झारखंड का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। सबसे पहले झारखंड का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। झारखंड का सबसे पहला जो साहित्य उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ये नाम जो था इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में जो नाम था वो था पुंड नाम से। क्या, पुंड नाम से इसका उल्लेख है, पुंड, या तो पुंड लिख सकते हैं इसे, पुंड और इसे रेफ, ये नाम से इसका ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला जाता था, पुंड या तो पुंड, दोनों क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन तो है ही, सबसे पहले झारखंड का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये तो हो गया। लेकिन ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया था, तो ये क्या कहा गया था, पुंड कहा गया था। क्या कहा गया था, पुंड कहा गया था, पुंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अगर हम लोग जानना चाहें तो भागवत पुराण में भी जो बोला गया था, हम लोग देख लेते हैं इसको भी एक बार। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया, किक्कट प्रदेश। वायु पुराण में मुरंड कहा गया। वायु पुराण में क्या कहा गया, मुरंड। और महाभारत में हम लोग जानते हैं कि दो नाम दिया गया था, एक पशु भूमि और एक पुंडरिक देश। क्या, एक और क्या दिया गया था, पुंडरिक देश। तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया, वायु पुराण में मुरंड कहा गया, महाभारत में पशु भूमि या तो पुंडरिक देश कहा गया था, और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया था, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड कहा गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया था, पुंड। ये क्वेश्चन हम लोग का, ये क्वेश्चन अलग था कि सबसे पहले झारखंड का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये तो हम सभी का बता दिए, जो बराबर आपको रिपीट होते रहे तो जल्दी याद होगा। हम आगे इसके बारे में और बताते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया था। तो अभी भी हम महाभारत के बारे में चर्चा किए थे कि महाभारत में क्या क्या कहा गया था, दो बात कहा गया था, एक पशु भूमि, क्या कहा गया था, एक पशु भूमि और एक पुंडरिक देश। क्या कहा गया था,
एक पशु भूमि कहा गया था, पुंडरीक देश। अब हम लोग का सवाल उठता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया था? तो झारखंड को दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश कहा गया था। क्या कहा गया था? पुंडरीक देश। ये पशु भूमि का कहा गया था, लेकिन दिग्विजय पर्व अगर लिखा रहे तो पुंडरीक देश होगा। अगर महाभारत के बारे में लिखा रहे तो पशु भूमि या पुंडरीक देश दोनों को कोई भी रहे आप मार सकते हैं। मुरुंड के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो मुरुंड जो है प्रयाग प्रस्ती में, मुरुंड जो है ये प्रयाग प्रस्ती में कहा गया था, प्रशस्ति में कहा गया था। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? समुद्रगुप्त। कौन थे इसके लेखक थे? समुद्रगुप्त। मुरुंड प्रदेश जो था प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया था और उसके लेखक जो थे समुद्रगुप्त थे। कलिंद देश जो कहा गया था ये पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कहा गया था। कलिंद देश जो था ये संस्कृत साहित्य में कहा गया था। कलिंद देश जो था ये संस्कृत साहित्य में कहा गया था। संस्कृत साहित्य याद रखिए, कलिंद देश कहा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड को मुंड किस साहित्य में कहा गया था? झारखंड को मुंड किस साहित्य में कहा गया था? इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसे आप सुधार लेंगे। झारखंड को मुंड किस साहित्य में कहा गया था? तो झारखंड वायु पुराण में तो मुरंड कहा गया था, अभी हम लोग पढ़े, इसमें तो मुरंड कहा गया था। क्या कहा गया था? मुरंड। मुरंड वायु पुराण के याद रख सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो मैरोंडी कहते हैं, जो हवा उठता है ऊपर गर्म होकर के उसे मैरोंडी कहते हैं। उससे मुरंड याद रख सकते हैं, यानी वायु से मैरोंडी बनता है और उसी से मुरंड बना है। मतलब याद रखने के लिए आप कर सकते हैं मुरंड वायु पुराण। और भागवत पुराण में कहा गया था, भागवत पुराण में हम लोग पढ़े हैं कि किक्कट प्रदेश कहा गया था। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया था। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, ये मुरुंड कहा गया था। इसमें मुरुंड, इसमें वायु पुराण और जो प्रयाग प्रशस्ति है ये दोनों का लगभग सेम है। ये मुरंड है, ये मुरुंड है। याद रखिएगा, मुरंड जो है वायु पुराण का है, मुरुंड जो है प्रयाग प्रशस्ति का है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग पता कर लिए और तीनों का अर्थ हम लोग जब पता कर लिए तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? विष्णु पुराण। क्या होगा? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में ही झारखंड को मुंड कहा गया। और इसको याद रखने के एक शॉर्ट तरीका आप याद रखिए कि विष्णु भगवान जो हैं वो हर वक्त मुंड में रहते थे, मुंड में रहते हैं। देखिएगा, क्योंकि पूरा संसार को चलाना है तो हर वक्त वो सोए रहते हैं जब भी, तो एक मुंड में रहते हैं। यानी मुंड मतलब सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में मुंड से याद रखिए आप, मुंड से, कि विष्णु भगवान जो हैं हर वक्त मुंड में रहते हैं, इसलिए ये मुंड हुआ। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन के लिए चल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया? अभी आगे हम बताए हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? मुरंड तो होगा नहीं, मुरंड जो है ये वायु पुराण में कहा गया, ये वायु पुराण में कहा गया था कि नहीं? ये मुंड जो है अभी भी हम बताएं विष्णु पुराण में, भगवान विष्णु मुंड में रहते हैं। पशु भूमि ये महाभारत में कहा गया था। ये भी याद रखने का एक है, महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो बहुत प्रकार के पशु आए थे। हाथी घोड़ा नहीं बोलते, हाथी घोड़ा के साथ लोग जो युद्ध करते थे तो उसमें पशु बहुत था, इसीलिए पशु भूमि महाभारत का युद्ध क्षेत्र था, वो पशु भूमि बन गया था याद रखने के लिए, इसीलिए ये महाभारत के लिए। लास्ट में क्या बचा? मुरंड देश।
यही है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया था? मुरुंड देश। आगे क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन, कौन सी सदी में ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख है? ताम्रपत्र जानते हैं? ताम्रपत्र मतलब तांबा का बना हुआ पत्ता, तांबा का पत्ता। अब ये पत्ता मत समझ लीजिए, पत्र मतलब होता है पतला, पतला को भी चदरा जैसा जो होता है उसे। तो उस जब ताम्र युग हुआ था तो उसमें तांबे के बने हुए पतले पन्नी टाइप का होता था, यानी चदरा होता था, उसमें लिखा जाता था। तो 13वीं सदी में झारखंड का नाम ताम्रपत्र में उल्लेख किया गया था। यानी उल्लेख मिलता है ताम्रपत्र में, जो उल्लेख मिलता है झारखंड का वो 13वीं सदी में मिलता है। कब मिलता है? 13वीं सदी में। आगे 6ठा क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया था? पीछे हम अभी भी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया। क्या कहा गया? कलिंद देश। देखिए ये सबसे अलग है, अभी तक जितना पढ़े हम लोग उसमें एक कलिंद देश संस्कृत साहित्य में कहा गया था। पशु भूमि ये महाभारत में कहा गया था। अभी भी हम बताएं, महाभारत में जो बहुत से पशु मतलब हाथी घोड़ा वन युद्ध क्षेत्र में जाते थे, इसलिए वहाँ के भूमि को पशु भूमि कह दिया गया। महाभारत में वन प्रदेश ये झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। और झारखंड ये अभी इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी जान लेते हैं, जितने भी मुस्लिम शासक थे, जितने भी मुस्लिम इतिहासकार थे, क्या जितने भी मुस्लिम इतिहासकार सबों ने, लगभग सबों ने झारखंड को झारखंड ही कहा। मुस्लिम इतिहासकार जितने थे उन्होंने सबों ने झारखंड को झारखंड ही कहा। सिर्फ एक आईने अकबरी एक ग्रंथ है या तो साहित्य है जिसमें झारखंड को झारखंड न कह के कोकरा या खोंकरा ऐसे कुछ कहा गया था। उसके बाद जितना भी आपको दिखेगा, जितना भी मुस्लिम जितना भी साहित्य दिखेगा आपको, आप झारखंड मार दें। क्या मार दें? झारखंड मार दें। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया था? कलिंद देश कहा गया था। क्या कहा गया था? कलिंद देश कहा गया था। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां में लिखा हुआ है, मध्यकाल के किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से पुकारा? अभी भी थोड़ा देर पहले बताया, तुरंत पिछले क्वेश्चन में, कि मुस्लिम इतिहासकार था जिन्होंने क्या बताया? झारखंड को झारखंड, इस क्षेत्र को क्या बताया? झारखंड बताया। अगला 8वां क्वेश्चन है, किस पुस्तक में इस क्षेत्र को झारखंड नहीं कहा गया है? देखिए तो हम क्या बताएं अभी कि जितने भी मुस्लिम साहित्य हैं, जितने भी मुस्लिम साहित्य हैं उसमें झारखंड को झारखंड ही बताया गया। तो तारीख ये फिरोज शाही, ये मुस्लिम साहित्य है, ये देखिए ये मुस्लिम साहित्य है। तारीख ये फिरोज शाही, तो इसमें भी झारखंड बताएगा। तारीख ये बांग्ला, देखिए तारीख सियारुल मुतखरीन, ये भी मुस्लिम साहित्य है। ये बचा प्रयाग प्रशस्त्र में नहीं कहा गया था। प्रयाग प्रशस्त्र में क्या कहा गया था? प्रयाग प्रशस्त्र में कहा गया था मुरुंड देश। क्या कहा गया था? मुरुंड देश। और इसको लिखा कौन था? प्रयाग प्रशस्त्र को समुद्रगुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था? समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो मुस्लिम नहीं था। हम बताए कि मुस्लिम जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने झारखंड को झारखंड कहा। उसके बाद सभी ने अलग अलग नाम से इसे संबोधित किया। प्रयाग प्रशस्त्र में मुरुंड देश कहा जाता है और समुद्रगुप्त ने इसे लिखा है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। झारखंड का उल्लेख करने वाले भक्तिकालीन कवि कौन थे? भक्तिकालीन कवि यानी भक्ति का जो कविता लिखते थे वो कौन थे? तो ऑप्शन में दिया हुआ है तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, कबीर एवं जायसी। तो इसका आंसर होगा कबीर एवं जायसी। कबीर एवं जायसी जो थे वो भक्तिकालीन कवि थे जिन्होंने झारखंड का नाम का अपने कविता में उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की ओर जाएंगे। झारखंड का 80% भाग पर फैला है। झारखंड का 80% भाग पर फैला है। किस पर फैला हुआ यानी कहाँ फैला हुआ? तो ये 80% भाग छोटा नागपुर में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? छोटा नागपुर में फैला हुआ है। 80% भाग, झारखंड का 80% भाग छोटा नागपुर पे फैला हुआ। इसीलिए छोटा नागपुर को बोला जाता है कि झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है उसका ये बहुत बड़ा कारण है। झारखंड का भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा कारण बनता है छोटा नागपुर। आगे 11वां क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने किस किताब में छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड़ कहा था? क्या किस चीनी यात्री फाहियान ने किस किताब में छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड़ कहा था? तो सबसे पहले हम लोग इसमें पता करेंगे कि कौन चीनी यात्री फाहियान के किताब कौन है और कौन सिर्फ नाम है। तो सबसे पहले किताब को सबसे पहले हम लोग इसमें नाम छाटेंगे कौन सा नाम है, तो उसके बाद किताब ऑटोमेटिक छट जाएगा। देखिए, किलोना सुकालाना ये नाम है जो चीनी यात्री ने यूज किया था, और ये भी एक नाम है। क्या है? ये दोनों एक नाम है। किलोना सुकालाना ये नाम हैंगसांग ने छोटा नागपुर के लिए यूज किया था। छोटा नागपुर के लिए यूज किया गया था ये नाम। छोटा नागपुर के लिए किसने यूज किया था? हैंगसांग ने यूज किया था। ये चीनी यात्री था हैंगसांग, इसने यूज किया था। और की चिंग कोयला ये संथाल परगना के लिए यूज किया गया था। किसके लिए? संथाल परगना के लिए। ये संथाल परगना के लिए यूज किया गया था और ये भी हैंगसांग ने यूज किया था। अब दो यहाँ पे दो नाम बच जाते हैं, एक सी यू की और को क्वी। कौन कौन? सी यू की और को क्वी। तो क्वेश्चन पूछता है कि चीनी यात्री फाहियान ने किस किताब में छोटा नागपुर पठार का कुक्कुट लाड़ कहा था? तो फाहियान के द्वारा लिखा गया जो साहित्य था वो था क्वी, यही था। और ये हैंगसांग ने लिखा था CUQ। तो ऑब्वियसली है कि चीनी यात्री फाहियान का किताब छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड़ जो कहा था वो को क्वी में ही कहा गया था। किसमें कहा गया था? को क्वी में। इस क्वेश्चन को एक बार और हम रिव्यू कर देते हैं, एक बार और इसके बता देते हैं। किलोना सुकालाना और की चिंग कोयला ये दोनों है नाम है। ये दोनों चीनी यात्री हैंगसांग जब भारत आया था उन्होंने किलोना सुकालाना ये छोटा नागपुर के लिए दिया था और की चिंग कोयला ये संथाल के लिए दिया था। ये संथाल के लिए दिया था और ये छोटा नागपुर के लिए दिया था। जो फाहियान था, फाहियान को क्वी साहित्य को यहाँ पर लिखा था, तो इसी में ही छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड़ कहा गया था। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था?
तो मध्यकाल में रांची को कोकरा या खोकरा के नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम से? कोकरा या खोकरा नाम से जाना जाता था। वो धीरे धीरे चुटिया नागपुर हुआ, फिर चुट्टा नागपुर हुआ, और उसके बाद फिर से वही छोटा नागपुर हो गया। मध्यकाल में क्या कहा जाता था? कोकरा या तो खोकरा, खोखरा। उसके बाद चुटिया नागपुर उसे कहा जाने लगा। जैसे हम लोग मॉडिफाई नहीं करते कोई भी नाम को, वैसे मॉडिफाई होते गया। चुटिया नागपुर, फिर चुट्टा नागपुर, और चुट्टा नागपुर से देखिए ये मिलता जुलता है छोटा नागपुर और चुट्टा नागपुर, ये है ना, ये दोनों मिलता है। ये चुट्टा नागपुर से फिर से क्या हो गया? छोटा नागपुर। तो मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? कोकरा या तो खोकरा, खोखरा। 13वीं क्वेश्चन में जाते हैं। 13वां क्वेश्चन बोलता है, अंग्रेज द्वारा गठित दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय कहाँ था? प्रशासनिक इकाई मतलब जहाँ से मतलब वहाँ से शासन चलाया जाता था। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत का जो शासन चलाया जाता था उसका मुख्यालय बोलता है अंग्रेज द्वारा गठित किया गया था, वो कहाँ था? ये था विल्किंसन या विशुनपुर में। कहाँ था? विल्किंसन या विशुनपुर में, जो आगे चलकर यही इसी का नाम आगे चलकर क्या हो गया? रांची। क्या हुआ? रांची। यही आगे चलकर क्या बन गया? रांची बन गया। ये रांची बन गया। चुटिया नागपुर ये रांची का ही था जो मध्यकाल के बाद आया था। छोटा नागपुर, कोकरा तो जानबे करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है छोटा नागपुर, दूसरा में है संथाल परगना। दूसरा में कौन है? संथाल परगना है। दूसरा में संथाल परगना। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? तो संथाल परगना का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड था। क्या था? प्राचीन नाम क्या था? नरीखंड था। ये कांकजोल जो है, ये कांकजोल बाद में संथाल परगना का नाम बना था। क्या चीज़? ये संथाल परगना प्राचीन नाम नरीखंड था और बाद में संथाल परगना का ये नाम बन गया था कांकजोल। प्राचीन काल के बाद यानी मध्यकाल में बना होगा। और कीचिंग कोयला, ये तो हम बताए हैं कि राजमहल का नाम था। संथाल परगना का ही था लेकिन राजमहल का नाम था। क्या था? राजमहल का। जो किसने दिया था? हैंग सांग ने दिया था। किसने दिया था? हैंग सांग ने। ये हैंग सांग तो कौन था? ये चीनी यात्री था, यानी चीनी यात्री था, चीनी साहित्यकार था। चुटिया नागपुर ये रांची के लिए यूज किया जाता था। फिर चुट्टा नागपुर हुआ था, फिर छोटा नागपुर हुआ था। तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन जो है, हैंग सांग ने कीची कोयला किस क्षेत्र के लिए यूज किया था? किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया था? अभी भी हम 3 बार हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को कि कीची कोयला जो यूज किया गया था, जो प्रयोग किया गया था, वो राजमहल के लिए किया गया था। किसके लिए? राजमहल। देखिए यहाँ पे संथाल परगना भी है। अगर आपको राजमहल ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ संथाल परगना है, तो आप संथाल परगना मार सकते हैं। लेकिन अगर राजमहल दे दिया है तो आपको राजमहल मारना पड़ेगा, क्योंकि हैंग सांग ने कीची कोयला ये जो प्रयोग किया था ये राजमहल के लिए किया था और राजमहल संथाल परगना में आता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वीं क्वेश्चन की ओर। राजमहल क्या है? राजमहल का नामकरण किस काल में हुआ? राजमहल का नामकरण किस काल में हुआ था? तो राजमहल का नामकरण किस काल में हुआ था? राजमहल का नामकरण जो हुआ था मध्यकाल में हुआ था। किसमें हुआ था? मध्यकाल में। आगे चलते हैं 18वीं क्वेश्चन में। 18वीं क्वेश्चन बोलता है कि दामिन ये कोह किसका एक भाग था? दामिन ये कोह किसका एक भाग था? दामिन ये कोह जो था ये किसका भाग था? दामिन ये कोह ये
संथाल परगना का एक भाग था। किसका था? संथाल परगना का। दामिनी कोह में जो संथाल परगना था उसका दामिनी कोह में कौन को कुछ जगह आता था, उसका नाम है राजमहल, दूसरा में गोड्डा, फिर पाकुड़ और दुमका। ये सब जो है दामिनी कोह के अंतर्गत आता था। दामिनी कोह किसका एक भाग था? संथाल परगना का एक भाग था दामिनी कोह। दामिनी कोह जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था लगभग 1837 ईस्वी को। और लागू किसने किया था? कैप्टन हैनर। किसने किया था? कैप्टन हैनर ने इसको लागू किया था, कैप्टन हैनर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी 18 क्वेश्चन हो गया। दामिनी कोह किसका एक भाग था? संथाल परगना का था। 19 नंबर फिर से है, दामिनी कोह में कौन क्षेत्र शामिल नहीं है? अभी भी हम बताए कि दामिनी कोह में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? राजमहल, पाकुड़ भी था, गोड्डा भी था और एक दुमका था। क्या था? एक दुमका। उसमें क्या नहीं था? पलामू नहीं था, पलामू नहीं था। दामिनी कोह जो है हैंग सांग ने यूज किया था ये वर्ड। पहाड़ी क्षेत्र के लिए। किसके लिए यूज किया था? पहाड़ी क्षेत्र के लिए। ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनी कोह किसने यूज किया था? तो हैंग सांग ने किया था। और हैंग सांग कौन था? एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री, जिन्होंने राजमहल का नामकरण किया था और फिर छोटा नागपुर को भी कुछ नाम दिया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। कुकुट या तो कुकुट देश। ये लुसेंट में नहीं दिया हुआ है, हम लुसेंट पढ़ा रहे हैं इसलिए बोल देते हैं कि ये लुसेंट में नहीं दिया हुआ है, ये हम कहीं बाहर से लिए हो, क्योंकि ये हमको इम्पोर्टेंट लगा इसीलिए हम इसको करवा दे रहे हैं। इसका हम चारों ऑप्शन करवाएंगे अभी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकुट या तो कुकुट देश। कोकरा या खंकरा जिस शुरू किए थे जिसमें वीडियो, उसमें हम बताए थे कि आईने अकबरी, इसका उल्लेख किसमें है? आईने अकबरी में। इसमें आईने अकबरी। सिर्फ यही एक साहित्य है, यही एक साहित्य है जो मुस्लिम साहित्य है और इसमें झारखंड को झारखंड ना कह करके कोकरा या खंकरा कहा गया है। तीसरा में है कुकुटलाड, ये फाहियान ने कहा था। कुकुटलाड छोटा नागपुर को, फाहियान ने क्या कहा था? कुकुटलाड कहा था छोटा नागपुर को। किकट प्रदेश, ये भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में, किसमें? भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया है, भागवत पुराण में झारखंड को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन था हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज से हम डेली क्वेश्चन आप लोग को देंगे। एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन होगा जिसे आप कमेंट सेक्शन में दें, उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, हम इंतज़ार करेंगे। फर्स्ट आज का क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोकरा, मंडल, खुकरा या कुकरा, कुकुट देश। जो भी सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसमें से 3 लोगों का नाम
हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब और करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।